नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं जीन रीस की मेमोir स्माइल प्लीज के बारे में। अब देखिए, अगर आप एक सीधी साधी शुरू से अंत तक की कहानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये वो बिल्कुल नहीं है। ये टूटी हुई यादों का एक कलेक्शन है, एक ऐसी राइटर का पोर्ट्रेट जो हमेशा हर जगह खुद को एक आउटसाइडर महसूस करती थी। आज हम समझेंगे कि ये अधूरी सी किताब उनके सबसे फेमस नॉवेल्स को समझने की चाबी आखिर है क्यों। चले शुरू करते हैं। जीन रीस ने लिखा, मैं कभी किसी चीज का हिस्सा नहीं बनूंगी। मेरा पूरा जीवन ऐसा ही रहेगा, कहीं का होने की कोशिश करना और फेल होना। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। ये सिर्फ एक उदास भावना नहीं है, ये उनके पूरे लेखन की, उनकी पूरी दुनिया की नींव है। ये अकेलापन और कहीं भी फिट न हो पाने का एहसास ही था जिसने उन्हें लिखने पर मजबूर किया। उन्होंने शब्दों में वो जगह बनाने की कोशिश की जो असल दुनिया में उन्हें कभी नहीं मिल। तो आखिर जीन रेस थी कौन? उनका जन्म का नाम था एला ग्वेंडोलिन रेस विलियम्स और 1979 में उनकी मौत के बाद एक अधूरी सी आत्मकथा पब्लिश हुई, स्माइल प्लीज। ये किताब सिर्फ उनकी लाइफ स्टोरी नहीं है, बल्कि उनके सबसे मशहूर काम जैसे कि व्हाइट सार्गोसुसी को अनलॉक करने वाली एक मास्टर की है। इसमें वो कच्चे, अनफिल्टर्ड अनुभव हैं जिनसे उनके हमेशा याद रहने वाले किरदार बने। इस किताब की जो सबसे पहले और सबसे अजीब चीज आप नोटिस करेंगे वो है इसका स्ट्रक्चर। ये एक सीधी लाइन में नहीं चलती, ए से बी तक। ये जानबूझकर, डिलिबरेटली टुकड़ों में लिखी गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी यादें होती हैं, है ना? बिखरी हुई, कभी पूरी कभी अधूरी। और ये स्टाइल उनकी दुनिया को ठीक उनकी नज़रों से देखने में हमारी मदद करता है। चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आसानी से समझते हैं। किताब 3 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा स्माइल प्लीज, डोमिनिका में उनके बचपन की यादें हैं जिसे राइस खुद लगभग पूरा मानती थी। दूसरा हिस्सा इट बिगैन टू ग्रो कोल्ड, इंग्लैंड आने के बाद उनके संघर्ष को दिखाता है। ये उनके एडिटर ने उनके अधूरे ड्राफ्ट से जोड़कर तैयार किया। और आखिर में है फ्रॉम अ डायरी, उनके आखिरी सालों की बिल्कुल रॉ, अनफिल्टर्ड डायरी एंट्रीज। ये स्ट्रक्चर ही हमें साफ साफ दिखाता है कि ये किताब कितनी पर्सनल और कितनी सच्ची है। किताब का ये बिखरा हुआ स्ट्रक्चर हमें सीधे इसके पहले बड़े थीम पर ले आता है, पहचान की अस्थिरता, यानी कि अनस्टेबल सेल्फ। राइस के लिए ये सवाल कि मैं कौन हूँ कभी भी आसान नहीं था, और इसकी जड़ उस एक घटना में है जिसने इस किताब को इसका नाम दिया। रेस अपने बचपन का एक किस्सा याद करती हैं। इमेजिन कीजिए, एक फोटोग्राफर ने उनसे कहा स्माइल प्लीज, लेकिन वो अचानक हिल गई और तस्वीर धुंधली हो गई, ब्लरी। बाद में जब उन्होंने उस फोटो को देखा तो उन्हें लगा ये लड़की मैं नहीं हूँ। ये सिर्फ एक धुंधली तस्वीर नहीं थी, ये उनके लिए एक सिंबल बन गया कि वो अपने बाहरी रूप से, अपने पब्लिक इमेज से कभी पूरी तरह जुड़ ही नहीं पाई। और ये उनकी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष को दिखाता है। देखिए, एक तरफ है उनका रियल सेल्फ, उनके अंदर की दुनिया, उनकी असली भावनाएं, उनकी यादें। और दूसरी तरफ है कंस्ट्रक्टेड सेल्फ, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो समाज उनसे डिमांड करता था। रीस के लिए उनकी असली पहचान हमेशा अंदर ही कैद रही, उस तस्वीर वाली लड़की में कभी नहीं। पहचान का ये संघर्ष उन्हें उनके जीवन के दूसरे सबसे बड़े थीम तक ले जाता है, हर जगह एक बाहरी व्यक्ति होना, एन आउटसाइडर एवरीवेयर। उनका बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा था कि वो कभी कहीं पूरी तरह से फिट नहीं हो पाईं, हमेशा एक एग्जाइल की तरह, एक निष्कासित व्यक्ति की तरह जीती रहीं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। व्हाइट क्रियोल, इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पूर्वज यूरोपियन हैं, लेकिन वो कैरेबियन जैसी किसी कॉलोनी में पैदा हुआ और पला बड़ा हो। अब ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोशल पोजीशन थी। सोच के देखिए, आप ना तो पूरी तरह से शासन करने वाले अंग्रेजों का हिस्सा थे और ना ही वहां की स्थानीय अश्वेत आबादी का। आप हमेशा बीच में फंसे हुए। ये बीच में होने की स्थिति उनकी पूरी जिंदगी का सच थी। डोमिनिका में वहां की ब्लैक पॉपुलेशन उन्हें व्हाइट कॉकरोच कहकर चिढ़ाती थी, और इंग्लैंड में वहां अंग्रेज उन्हें एक कॉलोनियल अजूबे की तरह देखते थे, एक्सोटिक मानते थे। एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा है जब उन्होंने दोस्ती की कोशिश में एक ब्लैक लड़की को फूलों का हार दिया, जिसे उस लड़की ने नफरत से जमीन पर फेंक दिया। यही वो पल था जब उन्हें गहराई से एहसास हुआ कि वो सच में कहीं की नहीं है। इस अकेलेपन को और भी गहरा किया क्योंकि ब्लैक नर्स मेटा का क्रूर बर्ताव, उसके बिहेवियर ने राइस को बचपन में ही डर और अविश्वास की दुनिया दिखा दी। जैसा कि वो लिखती हैं, मैं अभी भी उसी दुनिया में हूँ। बचपन का ये डर उनके लेखन में भी साफ दिखता है, जिसे क्रिटिक्स पोस्ट कॉलोनियल गॉथिक कहते हैं। मतलब जहां कॉलोनियल हिस्ट्री का डर और तनाव एक डरावनी कहानी की तरह महसूस होता है। तो एक ऐसा जीवन जो डर, अलगाव और अस्थिरता से भरा हो,
उसमें कोई कैसे सर्वाइव करता है? ये सवाल हमें इस किताब के तीसरे और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट थीम पर लाता है, कला का उद्देश्य, आर्ट्स पर्पस। आखिर राइज ने लिखा ही क्यों? यह कोट दोस्तों इस किताब का और रेज के पूरे जीवन का फिलोसॉफिकल हार्ट है। एक उपन्यास का एक आकार होना चाहिए और जीवन का कोई आकार नहीं होता। रेज के लिए राइटिंग सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था, ये उनके बिखरे हुए, अराजक, दर्द भरे जीवन को एक स्ट्रक्चर, एक मतलब, एक शेप देने का तरीका था। ये टेबल रेज के इस नज़रिए को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, उनके लिए जीवन क्या था? अराजक, गंदा और क्रूर, जिसे बस सहना था, और इसका नतीजा था ट्रॉमा और बिखराव। वहीं दूसरी तरफ आर्ट, यानी उनका लेखन क्या था? वो ऑर्डर्ड था, सिस्टमैटिक था, जिसे समझा जा सकता था और जिससे मीनिंग और फॉर्म मिलता था। राइटिंग उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं था, ये जिंदा रहने का एक जरिया था, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो आखिर में साहित्य में, लिटरेचर में जीन रीस का क्या महत्व है? उनकी विरासत क्या है? वो उन लोगों की आवाज़ हैं जिन्हें सोसाइटी ने डिस्प्लेस कर दिया, जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया। शी इज़ द वॉइस ऑफ द डिस्प्लेस्ड। जीन रीस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उन्होंने उन लोगों को आवाज़ दी जिन्हें समाज ने भुला दिया था। उनका काम गरीबी और महिलाओं के संघर्ष को बिना किसी फिल्टर के बिल्कुल कच्चा दिखाता है। उनकी लिखने की स्टाइल एकदम सीधी और असरदार थी, और सबसे बढ़कर स्माइल प्लीज में रिकॉर्ड किए गए उनके यही अनुभव वाइड सार्गासो सी जैसे मास्टरपीस की आत्मा बने। तो हम आपको इस आखिरी विचार के साथ छोड़ते हैं, क्या कला, क्या आर्ट एक ऐसे जीवन को आकार दे सकती है जिसका अपना कोई आकार नहीं है? जीन रीस का पूरा काम इसी सवाल का एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब देने की कोशिश है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए जब आप उनके लेखन को एनालाइज करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको जीन रीस की आत्मकथा स्माइल प्लीज को और गहराई से समझने में मदद मिली होगी। लिटरेचर से जुड़े ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।